अब देखो बेटे सर इसमें क्या एक्चुअली होगा। मुझे भी चाहिए रिकॉर्डिंग परमिशन। इसको। सर यश। अच्छा, तो दो दो लोग क्या करोगे रिकॉर्ड करके? मैं दे देता हूँ। यश, कौन सा वाला यश? पदम। अब देखो बेटे इस सर्किट में क्या होगा, ये आप केवीएल लगा दो तो इधर से इधर गए तो 10 वोल्ट बढ़ा। उसके बाद आई इंटू 2 इतना कम हुआ। इसके बाद इधर आए तो आई इंटू 1 फिर कम हुआ और फिर 4 वोल्ट बढ़ा और फिर आई इंटू 1 फिर से कम हुआ। ये 0 आ जाएगा। तो आ जाएगा 10 + 4 इक्वल टू 2i प्लस आई प्लस आई। तो 14 इज इक्वल टू 4। आई का वैल्यू आ गया 14 बाई। करंट आ गया। अब इस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज पता करना है तो ई माइनस आई आर। इधर वाली बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज पता करना है तो ये 0। क्यों बेटा, ये बात समझ में आती है? हाँ सर। अच्छा, देखो बाकी बाकी लोगों ने भी डाउट्स भेजे हुए हैं, उनको बताता हूँ। सर पर हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा है आपको मैंने भेजा उसमें तो वो ऑप्शंस तो गिवन ही नहीं है सर जो आपने फाइंड किए। तो क्या किया? भाई इसका आंसर तो यही होगा 6.5 एंड 0 पॉइंट, है ना? ये सर क्वेश्चन मेरे को कहाँ भी से वही लिया डाउट था। तुम? सर वो हम लोग को कहाँ से टेस्ट में लिया? आया था। हम लोग के अभी स्कूल ये के। संडे वाले टेस्ट में, संडे वाले नहीं टेस्ट नहीं में। सर हम लोग के स्कूल में अभी प्री बोर्ड्स के पहले हम लोग को बहुत सारे टेस्ट देने को ले रहे ना तो उसमें था ये क्वेश्चन। तो मेरे को भी यही आंसर आया था जो आपका है। हाँ, यही सही है, यही सही है। ठीक है, यही सही है। अच्छा देखो, एक और बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हुआ है आई इज ये शायद शीट का ही क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फा साइन पाई।
है ना, जहाँ पे आई नॉट बराबर दिया हुआ है 10 एम्पियर के और अल्फा बराबर दिया हुआ है किसके, I/2 एम्पियर। Find the charge cross through a section of wire in 3 seconds and average current for that interval. तो देखो चार्ज को क्या लिखूंगा, इंटीग्रल आई डी टी, कितने टाइम में, 0 से 3 सेकेंड, तो हो जाएगा I0 प्लस π/2 इंटू साइन पाई टी डी टी, 0 से 3 सेकेंड। I0 को भी 10 रखते हैं तो यह आ जाएगा 0 से 3 10 डी टी प्लस π/2 साइन पाई टी डी टी फ्रॉम 0 to, तो ये आ जाएगा 10 इंटीग्रल डी टी फ्रॉम 0 to 3 प्लस π/2 0 to 3 साइन पाई टी, इंटीग्रल डी टी विल बी टी, ये आ जाएगा 3 माइनस 0 π/2 साइन पाई टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/π कॉस पाई, तो कॉस 3 पाई माइनस कॉस 30, ये कैंसिल हो गया, -1/2 कॉस 3 पाई इज -1 कॉस 0 इज 1, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 1 यानी 31 कूलम का चार्ज पास हुआ। एक बार चार्ज 31 कूलम आ गया तो एवरेज करंट कितना आ जाएगा, चार्ज अपॉन टी 31/, ये बात समझ में आ रही है बच्चों? अगले पेज पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a copper wire is stretched to make it 0.1% longer. What is the percentage change in resistance? ये पूछा जा रहा है, तो कैसे पता करेंगे बच्चों, R बराबर होता है और रो L बाई ए का, है ना, तो आप लिख सकते हो डेल्टा R बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा L बाई एल माइनस डेल्टा A बाई ए, या डेल्टा R बाई आर इंटू 100 is equal to delta L by L into 100 minus delta A by A into, एक बात और है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो L into A is constant, that means delta L by L into 100 plus delta A by A into 100 is 0, तो डेल्टा A by A into 100 को कितना लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा L by L into 100,
डेल्टा एल बाई एल 200 प्लस डेल्टा एल बाई आ जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। ये 0.1 दिया हुआ है तो ये पूरा 0.2% का चेंज आ जाएगा। सर ये डेल्टा आर बाई आर वाली इक्वेशन कैसा है? हाँ बेटे, क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, ये कैसे आया? हाँ देखो, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने एक तरीके का डिफरेंशिएशन का यूज किया है ना, क्योंकि परसेंटेज चेंज बहुत कम है। ओए जरा बोल चालू देखो, ये लगा आर बराबर है रो एल बाई एक है ना। अब देखो बेटे, अ, आप इसको ऐसे समझो कि आर इज इक्वल टू रो एल इंटू ए रेस टू दी पावर -1, है ना। अब अगर मेरे को डी आर पता करना है तो कैसे पता करूंगा? एक बार रो को कांस्टेंट मान लो, एल को कांस्टेंट मान लो, ए की पावर -1 को डिफरेंशिएट करो तो हो जाएगा -1 ए की पावर -1 इंटू डी ए प्लस, अगली बार रो को कांस्टेंट मान लो, ए को कांस्टेंट मान लो और एल को डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा डी एल। इसका मतलब डी आर बाई आर की क्या वैल्यू हो जाएगी? आर को रो एल बाई ए लिख दो तो ये माइनस इधर आ गया, और रो एल ए की पावर -2 डी ए डिवाइडेड बाई आर को रो एल बाई ए लिख देता हूँ प्लस रो ए की पावर -1 डी एल डिवाइडेड बाई रो एल बाई ए हो जाए। तो क्या है, रो एल से रो एल कैंसिल हो गया और ये हो गया -डी ए स्क्वायर इंटू 1/a प्लस रो से रो कैंसिल हो गया और यहाँ पर डी एल बाई एल आ गया। तो डी आर बाई आर की वैल्यू -डी ए बाई ए प्लस डी एल बाई एल ऐसी आ गई कि नहीं आ गई, है ना।
ये एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट होता है। अगर z बराबर है x रेस टू दी पावर a y रेस टू दी पावर b z रेस टू दी पावर c के, या x रेस टू दी पावर a y रेस टू दी पावर b के ही बराबर, तो क्या है dz बाई z को आप लिख सकते हो a टाइम्स dx बाई x प्लस b टाइम्स dy बाई, ऐसा है। ठीक है, एक और बच्चे ने क्वेश्चन भेजा हुआ है, B1 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 में B1, उसमें क्या पूछ रहे हैं, कॉपर और जर्मेनियम। देखो कॉपर एक कंडक्टर होता है और जर्मेनियम जो होता है ये एक सेमीकंडक्टर है। कंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस कम होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है रेजिस्टेंस बढ़ता। ठीक है, ये जर्मेनियम की ये प्रॉपर्टी होगी। ये बात समझ में आ रही है? Is this clear? Yes, sir. अच्छा, एक बच्चे ने ये C2 C7 क्वेश्चन भी डाउट में पूछा हुआ। C7 एक्चुअल में अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या है C7। C7 में हमें दिया हुआ है एक 5 ओम का रजिस्टर, एक 10 ओम का रजिस्टर, एक 10 एम्पियर का करंट सोर्स, एक 2 ओम का रजिस्टर, एक 1 ओम का रजिस्टर और एक 5 एम्पियर का करंट, है ना। अब क्या है देखो, ये यहाँ से बैटरी कनेक्ट है। ये 10 एम्पियर, ये 10 ओम, ये 5 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, है ना। अब देखो बेटे क्या बात है कि ये 10 एम्पियर दिया ना, इनके कहने का मतलब है कि इस वाली ब्रांच में तो करंट 10 एम्पियर फ्लो करेगा ही करेगा, कुछ ऐसा अरेंजमेंट हमने किया हुआ है। उसी तरह से यहाँ से करंट जो फ्लो करेगा वो 5 एम्पियर फ्लो करेगा ही करेगा। ठीक है, अब देखो क्या ये दोनों रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में मान सकते हैं? पैरेलल में इनको मान लो, आप पैरेलल में मान लोगे तो 1/r इक्वल टू 1, या सीधे लिखते हैं अपन r इक्वल टू 1/5, 5 इंटू 10/5 प्लस 10, तो r हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 50, 10/, ये 10/3 होगा। ये 10 एम्पियर, इसको लिख लोगे 2 इंटू 1/2 प्लस 1,
तो ये 2/3 होगा। और इधर से करंट जा रहा होगा कितना, 5 एम्पीयर। अच्छा, वैसे तो अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, ये 10/3 और 2/3 को भी कंबाइन करके एक रेजिस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी तो है, तो पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट भी पता करो, 10/3 इंटू 2/3 अपॉन 10/3 प्लस 2/3। तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20/9, और ये आ गया 10 और 2 12, 12/3 मतलब 4, तो 4 5 20। तो ये आ गया कितना, 5/9 ओम। तो आपके पास क्या हो गया, ये 5/9 ओम का एक रेजिस्टर है, ये 10 एम्पियर का एक करंट सोर्स है, और ये 5 एम्पियर का एक करंट। अब इधर से 10 एम्पियर आया, इधर 5 एम्पियर चला गया, तो इधर जाने के लिए 5 एम्पियर ही बचा। मतलब ये 5/9 ओम में से 5 एम्पियर करंट जा रहा है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, 5/9 इंटू 5, मतलब 25/9 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप इसको आएगा। अब देखो, ये 5/9 अकेला तो नहीं था, ये दोनों मिलकर के बने थे, तो यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप 25/9 25/9। उसी तरह से ये 10/3 अकेला तो नहीं था, तो ये सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा बेटे, 25/9। इधर भी आ जाएगा 25/9, ये भी आ जाएगा 25/9, ये भी आ जाएगा 25/, सब जगह 25/9 25/9 25। अब हमको करंट किधर से पूछा हुआ है, करंट हमको पूछा हुआ है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर एंड करंट पासिंग थ्रू इट। 10 ओम रेजिस्टर ये रहा, वोल्टेज का आंसर तो आ जाएगा 25/9 वोल्ट, और करंट कितना पास होगा, 25/9 डिवाइडेड बाई 10। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 5/18 एम्पियर का करंट पास होगा। नहीं, और क्या है यहाँ? अच्छा, एक बल्ब वाला सवाल भी किसी ने पूछा हुआ है, आज बल्ब वाले सवाल करा देंगे तुमको, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना। मतलब ये जो D3 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का D3 क्वेश्चन जो है, एक बल्ब वाला सवाल है, इनकी एक अलग, बस इसमें एक इंफॉर्मेशन वाली बात है, बाकी तो कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं। एक बच्चे ने पार्ट 1 का D9 पूछा हुआ है बेटे, या D10, कौन सा में डाउट है तुमको, D9 में या D10 में? दोनों में डाउट, ओके। तो देखो D9 पहले देखते हैं, D9 में क्या दिया हुआ है, ये 50 वोल्ट का हमें एक वोल्टेज लगाया हुआ है, ये एक पूरे बड़े रजिस्टर के पास AC, और इसमें से किसी पॉइंट B से मैंने एक वायर ड्रॉ किया हुआ, और ये रजिस्टर कनेक्ट हुआ, ये लोड 500। और ये पूरा जो रेजिस्टर है, ये मुझे दिया हुआ है 2 किलो ओम का, रेजिस्टेंस ऑफ AC जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2 किलो ओम, मतलब 2000। तो इसमें पहला पार्ट क्या पूछ रहे हैं कि अगर AB का रेजिस्टेंस 500 ओम का हो जाए, देखो AB मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट, इतना, इसका रेजिस्टेंस 500 हो जाए, तो ये जो नीचे बच गया
इसका रेजिस्टेंस 1500 हो जाएगा, इसका 500, तो जो ये बच गया उसका 1500, क्योंकि टोटल 2000। तो ये सर्किट हमारा कैसा बन जाएगा, ये 500 ओम अलग, ये 1500 ओम अलग, और 1500 के साथ पैरेलल में लगा हुआ है 500 ओम ये, और अब इसके साथ कनेक्टेड है अपना ये 50 वोल्ट का पोटेंशियल। अब ये 1500 और 500 पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1500 इंटू 500 अपॉन 1500 प्लस 500 यानी 2000। तो 1 2 ऐसा, तो 15 इंटू 5 75, 75 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, 750 बाई 2, थ्री 75 है ना। अब क्या पता करना है अपने को, ये लोड है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता करना है। मतलब ये 375 पूरा इसके अक्रॉस पता कर लें तो इसके अक्रॉस भी वही होगा। तो ये 50 वोल्ट को मुझे क्या करना है, इन दोनों के रेशो में बांट देना। तो 50 इंटू 375 अपॉन 500 प्लस 370, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 375 डिवाइडेड बाय 870, 5 10 जा 50, 5 पंजा 5, 3 7, कितना हो गया 25 सेकेंड। तो 150 बाई 7 वोल्ट का, क्यों बेटा ये बात समझ में आ रही है? हाँ बच्चे समझ में आई ये बात? एम आई ऑडिबल? सर वो आपने Yes, sir. रेशियो में कैसे डिवाइड किया? बेटे जब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या होगा, करंट सेम फ्लो होता है उसमें। और अगर करंट सेम होगा, यार ये तो कल बताया था व्हीट स्टोन पढ़ाते समय बताया था ना मैंने। हाँ सर समझा। व्हीट स्टोन पढ़ाते समय भी तो बताया था क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर के हिसाब से डिवाइड होगा, नहीं? यस सर। हाँ। और बोलो तो सर D10 भी था। एक मिनट। हाँ D10 वो था स्क्वायर वाला है ना, किस पॉइंट से अपन Yes, sir. करंट ड्रॉ करें कि ये ऐसा हो। और तो क्या है
इनके स्क्वायर दिया हुआ है, हर एक का साइड वन वन है। पर साइड का रेजिस्टेंस वन है। और find a point P on CD such that if a uniform wire of 1 ohm is connected across A and E, इस पे मेरे को एक कोई पॉइंट पता करना है P such that अगर हम A और E के अक्रॉस 1 ohm का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंसेस अप्लाइड अक्रॉस A एंड C, A और C के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो P और E इक्वी पोटेंशियल हो जाए। P और E। अब देखो बेटे, जो अगर आप ए और सी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर रहे हो तो ये जो ए बी और ए सी जो है, ए बी एंड ए सी, इनके अक्रॉस मिलाकर के जो ड्रॉप होगा वही ए और सी के अक्रॉस आएगा। और जो भी ए और सी के अक्रॉस आपने अप्लाई किया है, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर रजिस्टर हैं और सीरीज में हैं, तो वो आधा आधा दोनों में बढ़ जाएगा। तो दोनों के अक्रॉस V/2 का ड्रॉप आए। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। अगर, है ना, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर आए, तो इस वाले पाथ से अगर आप देखोगे तो ये पूरा एक रेजिस्टर की तरह से काउंट करो और ये पूरा एक रेजिस्टर की तरह से काउंट। हम चाहते हैं कि बी और ई का पोटेंशियल सेम हो जाए, यानी इन दोनों का रेजिस्टेंस बराबर, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस बराबर हो जाना चाहिए, है ना। ये वाला पूरा रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बराबर हो जाना चाहिए। यस हमको सर। किस पॉइंट से डिस्टेंस निकालने को मिला है, फाइंड अ पॉइंट ई ऑन सी डी। कोई भी पॉइंट निकालना है तो मान लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस एक्स, ठीक है। देखो ये डिस्टेंस सारे वायरों का लेंथ कितना दिया हुआ है, सर दिया नहीं है। नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अपन इतने डीई का रेजिस्टेंस एक्स ओम मान रहा, डीई का रेजिस्टेंस मान लेते हैं एक्स ओम, तो ईसी का रेजिस्टेंस 1 माइनस एक्स ओम हो जाएगा, है ना। यस सर। अब इतने पार्ट का इक्विवेलेंट निकालो तो कितने पार्ट, तो 1 और x सीरीज में है और उसके साथ 1 पैरेलल है। 1 और x सीरीज में है तो इनका 1 प्लस एक्स हो जाएगा और 1 के साथ पैरेलल है, तो इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, 1 ओम 1 ओम के साथ पैरेलल में लगा हुआ है 1 प्लस एक्स ओम, और इधर आ रहा है 1 माइनस एक्स, है ना। और ये है 1 ओम और भी है, है ना? हम चाहते हैं कि ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाए, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो इनके अक्रॉस जो टोटल ड्रॉप आ रहा है वो ए और सी वाला ही है, तो वो आधा आधा बढ़ जाएगा जैसा यहाँ पे बताएंगे। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट है 1 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 प्लस एक्स।
और ये बराबर हो जाना चाहिए 1 माइनस एक्स। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस इज इक्वल टू 1 माइनस। तो 1 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 2 प्लस एक्स इंटू 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 2 प्लस एक्स माइनस। तो क्या हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज 0। एक्स की वैल्यू तो ये क्या है? रूट 8। तो रूट 8 माइनस 2/2 क्या बेटा? तो यस रूट 8 सर। को 2 रूट को लिख सकते हो तो रूट 2 माइनस 5। इतना ओम पे आप कनेक्ट कर दो इसको। इतने ओम पे कनेक्ट कर दो। नहीं, यस सर। अच्छा। फिर सेक्शन डी में भी पूछा हुआ है 1 on 2। अच्छा, ये भी बल्ब वाले क्वेश्चन है ना? बल्ब वाला आज डिस्कस करेंगे बेटा, अपन, है ना? बल्ब वाला आज डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक और बच्चे ने क्वेश्चन भेजा हुआ है, उसने बी सेक्शन से B3 का सेकंड पार्ट। Platinum wire has resistance 10 ohm at 0 degree Celsius and 20 ohm at 20 degree। देखो, इसका रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बदल गया, यानी इसके लिए अल्फा टी वेरी लेस देन 1 नहीं मान सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो इसके लिए आपको क्या इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी? R2 इज इक्वल टू R1 e की पावर अल्फा टी। तो आपके पास आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 10 e की पावर अल्फा इंटू अल्फा डेल्टा टी। तो 20 माइनस 0 तो 20 ही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 20 अल्फा, या ln2 इज इक्वल टू 20 अल्फा, या अल्फा इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय। ये बात समझ में आई बच्चे? ऐसा मेरे को कैसे समझ में आया कि अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करना है? क्योंकि देखो, रेजिस्टेंस 10 से 20 ओम हो गया, दुगना हो गया। ये तो बहुत ज्यादा चेंज है ना रेजिस्टेंस में, है ना? 100% का चेंज हो गया, इट इज अ वेरी लार्ज चेंज। तो ऑफकोर्स अप्रोक्सीमेशन एप्लीकेबल नहीं हो रहा। फिर B4 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, B4 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाया है ना? एक ग्राफ ऐसा था, ये बोल रहे हैं ये T1 टेम्परेचर पे आता है, ये वाला T2 टेम्परेचर, है ना? अब देखो, I बराबर होता है V/R। तो Y इक्वल टू mx वाली चीज से कंपेयर करो, तो जो स्लोप है वो 1/R के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब 1/R2। इसका स्लोप 1/R2 हो गया, इसका स्लोप 1/R1। 1/R2 is less than 1/R1। That means R1 is less than
टू वाला रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस कब बढ़ता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है। इसका मतलब टेप टू वाला टेम्परेचर वन वाला टेम्परेचर से बुरा समझ में आ रही? हाँ बच्चों, यस नहीं? यस और कोई डाउट किसी का बच रहा है? किसी का डाउट बच रहा है कि बच्चों आगे पढ़े? आगे बढ़ते हैं। बल्ब दोनों पे एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का C2C। एक मिनट में तो बता रहा हूँ। तो C2 में क्या दिया हुआ है? C2 में दिया हुआ है internal resistance is directly proportional to current. Then best representation of terminal potential difference of a cell with current drawn from the cell. Cell acting as a source. तो potential voltage क्या होता है? E minus IN. R directly proportional to I है तो R को KI लिख सकते हैं। R को लिख सकते हैं KI। K is some constant। तो V हो जाएगा E minus I into K into I। तो E minus K I स्क्वायर, ये V की इतनी वैल्यू आ जाएगी। E माइनस के आई स्क्वायर। V बराबर हो गया E माइनस के आई स्क्वायर। मतलब ये कैसा ग्राफ बनेगा? माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना? तो डी ऑप्शन होना चाहिए। क्या बताइए, बात समझ में आती है? उसके बाद C3 क्वेश्चन। C3 में क्या दिया हुआ है? In which of the above cell the potential difference between terminals of a cell exceeds its CMF? जब जब भी लोड की तरह से काम कर रहा है, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो कर रहा है। पहले वाले डायग्राम में ऐसा सेल बनाया हुआ है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये तो सोर्स की तरह से काम कर रहा है, ये गलत हो गया। दूसरे वाले में ऐसा बनाया हुआ, हाँ इसमें हो सकता है। नो करंट, तो नो करंट में तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर ही होता है। और बी वाले में तो सोर्स की तरह से ही काम कर पाएगा, तो सिर्फ बी ही आंसर होता है। ये दोनों समझ में आते हैं? किसने पूछा था बच्चों, किसने पूछा था ये? हाँ भाई, समझ में आ गया तुमको? Okay. इसके बाद अगला पूछा है तुमने
C5 C5 क्या है? बीस वोल्ट का टर्मिनल और 10 वोल्ट ये EMF मेरे पास ये A और ये B। अभी क्या बोल रहे हैं? देखो ये देख के अपन कुछ भी नहीं बता सकते करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। करंट में फ्लो फ्रॉम A to B it may also flow from B to A। अगर EMF दे दिया जाता तो मैं बता सकता। जैसे अभी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज जो है, टर्मिनल वोल्टेज 18 वोल्ट आ रहा है। तो अगर EMF कम होता 18 वोल्ट से, इसका मतलब लोड की तरह से कहा है मैंने करंट A से B किया। EMF अगर 18 वोल्ट से बड़ा होता, यानी टर्मिनल वोल्टेज EMF से कम हो गया, तो सोर्स की तरह काम करता। तो यानी करंट B से A फ्लो करता। और अगर EMF 18 वोल्ट के बराबर होता, यानी EMF टर्मिनल वोल्ट के बराबर हो गया, तो कोई करंट फ्लो नहीं करता। ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज आर ओपन, विन, लूज और ड्रॉ। मिलता ना करंट बेटर, ऑल थ्री रिवर्स पॉसिबल। तो यहाँ पर भी ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज आर। EMF की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। फिर C6 क्या है? Find the current flowing through the resistor R1 of the circuit shown in the figure with resistance R10, 20, 30। ये R1 है 10 ओम, इससे एक कनेक्टेड है 20 ओम, इससे कनेक्टेड है 30। अब क्या है? The potentials of point 1, 2 and 3 are equal to 10, 6 and 5। ये 10 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 5। देखो अगर इसका पोटेंशियल पता चल जाए अपन, तो अपन सब करंट पता चल जाएंगे। मान लेते हैं ये X है। अब क्या करें, यहाँ से जाने वाला करंट 0 कर दें। इसको मान लो I1, इसको मान लो I2, इसको मान लो I। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 0 होना चाहिए। तो I1 हो जाएगा X माइनस 10 अपॉन 10। I2 हो जाएगा X माइनस 6 अपॉन 20। I3 हो जाएगा X माइनस 5 अपॉन 10। तो शुड बी 0। यहाँ से आप एलसीएम ले लो 60, 6x माइनस 60 प्लस 3x माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये 60 इधर चला, 6 और 3 9 और 2 11, 11x इक्वल टू 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 18 88। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 8 वोल्ट। करंट किधर से पूछा है हमको? R1 में से। तो करंट टू R1
बेसिकली आई वन ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स वन यानी 10 माइनस 8 अपन 0.2 एम्पियर का करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो बाकी होगा बच्चों C8 और C9 के पूछा हुआ है। C8 ये 3 ओम का रजिस्टर है, 6 ओम का रजिस्टर है, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर। इसमें से करंट पता लगा। और देखो आप इसको करंट मान के भी कर सकते हो और वोल्टेज मान के भी कर सकते हो। वोल्टेज मान के करेंगे तो कैसे करेंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मानकर, तो जीरो मानोगे तो इन सबका जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर जीरो हुआ तो उधर 3 वोल्ट आएगा। अब ये जीरो हुआ तो ये 4.5, ये भी 4.5। अब मैं इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल नहीं लिख पा रहा हूँ। अगर ये पोटेंशियल आ जाए तो इसमें से करंट आ जाएगा, इसमें से करंट आ जाएगा, इस सब में से करंट आ जाएगा, तो इसको एक्स मान लो। ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। और इधर से बाहर जाने वाले करंट का सम जीरो कर दो आप, तो ये वाला करंट कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस 4.5 डिवाइडेड बाई प्लस, ये वाला करंट कैसे लिखूंगा, एक्स माइनस 0 डिवाइड बाई 6 प्लस, ये ऊपर जाने वाला करंट कैसे लिखूंगा, एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 30 एलसीएम ले लेते हैं, 10 इंटू एक्स माइनस 4.5 प्लस 5x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये उधर चला गया, 10x प्लस 5x 10 और 5 तीन होता है 18x माइनस 45 माइनस 9 इक्वल टू 0। 18x इज 54, तो x इक्वल टू 3 वोल्ट आ गया। x 3 आया तो 10 ओम में से करंट को 10 ओम विल बिकम 0। समझ में आया कौन पूछ रहा था, C8? हाँ, करंट का डायरेक्शन मैंने अज्यूम किया है, उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनेगी। ठीक है, आप कुछ और भी डायरेक्शन मानोगे तब भी सही आंसर आ जाएगा, है ना। तो अपने आप साइन और इक्वेशन चेंज होता है, उसको पता। C9 क्या है, C9 हमको दे रहे हैं efficiency of a cell when connected to a resistance R is 60%. What will be its efficiency if the external resistance is increased to 6 times? देखो efficiency का फॉर्मूला अपन ने बताया था, E into I minus I square R divided by E into I, ये efficiency होती है। I से I कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा E माइनस आई आर डिवाइडेड बाई E, और
आई को लिख सकते हो ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर डिवाइडेड बाई ये ई से पी कैंसिल, आर प्लस आर मतलब आर अपॉन आर प्लस आर, ये एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो इंटू 100। तो देखें जब कैपिटल आर 60% होता है तो एफिशिएंसी तो आर अपॉन आर प्लस आर इंटू 100 प्लस 60, यानी कि आर अपॉन आर प्लस आर की वैल्यू आ जाती है 0.6, इसको 3/5 तो 5R is equal to 3R plus 3, 2R equal to, तो कैपिटल आर इसका मतलब किसके बराबर है 3R/3। अब क्या बोल रहे हैं ये? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हैज इंक्रीज्ड टू 6 टाइम, 6 गुना कर दिया उसने। तो अब आर डैश की वैल्यू हो गई 6R, 6 इंटू 3R 9R। अभी एफिशिएंसी इन परसेंटेज क्या हो गई है आर अपॉन आर प्लस आर इंटू 100 तो 9R, तो 9R/10R इंटू तो 90% पहुंच रही है। अब आगे चले बच्चों, आप देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन बलिस वाले करते हैं। देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेटेड पावर ऑफ द, मान लो अपन मार्केट जाते हैं, वहां पर रेटेड पावर ऑफ द बल्ब दिया हुआ है 40 वोल्ट, 40 वॉट का बल्ब है। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट व्हेन दिस बल्ब इज कनेक्टेड across a standard power supply, which is generally 320 volt in India. Which is generally 320 volt in India. Then electrical power consumed by it will be 40। तो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम बाय इट जो होगा वो 40 वॉट के बराबर। है ना बेटे? अब
इसका मतलब ये है कि ये वाला बल्ब 40 वॉट की पावर आउटपुट तभी देगा जबकि हम इसको एक स्टैंडर्ड वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट करें। अगर हमने अपना दिमाग लगा के कहीं और कनेक्ट कर दिया इसको तो ऑफ कोर्स फिर ये 40 वॉट की आउटपुट नहीं देगा। ये बात समझ में आती है? यस सर। हम्म। जैसे मामला आपने क्या किया। अच्छा एक बात और, दो बल्ब हैं। एक है बल्ब 1, एक है बल्ब 2 की रेटेड पावर है 40 वॉट, बल्ब 2 की रेटेड पावर है 80। तो हमें पता करना है फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंसेस का रेशियो बताओ। तो देखो बल्ब 1 के लिए क्या लिखोगे आप, E स्क्वायर बाई R1। और बल्ब 2 के लिए क्या लिखोगे, V स्क्वायर बाई R2। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो 1/R1 बाई 1/R2 R2 बाई R1 की क्या वैल्यू आ जाएगी 1। ना अब कुछ लोग पूछते सकते सर आपने V स्क्वायर बाई R वाला ही फॉर्मूला क्यों यूज किया, I स्क्वायर R क्यों हम यूज किया। देखो बेटे दिक्कत क्या है, ये रेटेड पावर है। रेटेड पावर में हम अज्यूम करते हैं कि क्या अज्यूम करते हैं, रेटेड पावर में हम अज्यूम करते हैं कि वोल्टेज सेम रखा जाए, है ना। वोल्टेज जो है वो सेम रखा जाए। रेटेड पावर में हम अज्यूम करते हैं कि वोल्टेज सेम रखा। हम्म। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं हमारे पास, सबको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, सबको सेम वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है। करंट सामने से अलग अलग फ्लो कर सकता है, पंखे में से अलग करंट फ्लो होगा, ट्यूबलाइट में से अलग करंट फ्लो होगा, एसी में से अलग करंट फ्लो होगा, लेकिन सबके अक्रॉस जो वोल्टेज सप्लाई है वो सबके अक्रॉस सेम है, 220 220 200। ये बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या है, V स्क्वायर बाई R फॉर्मूला यूज करने का फायदा ये है कि V से V कैंसिल हो जाए। ये बात आप करंट के लिए नहीं बोल सकते हो, करंट तो दोनों में अलग अलग हो जाएगा, है ना? करंट दोनों में अलग अलग हो जाएगा, तो करंट के लिए ये बात अपन नहीं बोल पाए। क्या ये समझ में आता है? यस सर। है ना? क्या हम बोल सकते हैं रेटेड पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यस सर। रेटेड पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस and rated power may or may not be equal to the actual power consumed by that circuit. सर Rated power सर स्क्रीन may शेयरिंग or बंद हो may, गया। अच्छा एक मिनट। रेटेड पावर जो है वो जरूरी नहीं है तो एक्चुअल पावर के बराबर ही आएगा, है ना? वो तब आएगा जबकि जिस सॉकेट के लिए, जिस वोल्टेज के लिए आपने इस बल्ब को डिजाइन किया हुआ है ना, उसी वोल्टेज में कनेक्ट करोगे तब जा करके पावर उतना। ये बात समझ में आती है? यस सर।
तो देखो, और जैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, मान लो हमसे कहा जाए कि सर आप कॉपी करने दे सकते हो। हाँ सर पीछे से थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। अच्छा हाँ, अभी ठीक है। हाँ बस, आवाज आ रहा है अभी? नहीं, हाँ बच्चों, आपका आवाज आ रहा है सर, पीछे का नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बच्चों देखो, तो क्वेश्चन कैसा होगा भाई? मान लो हमको कहा जाए कि हमारे पास दो बल्ब है ना? यू हैव टू बल्ब्स ऑफ पावर 40 watt each, ठीक है? एंड these bulbs are connected in series and then connected across main supply। इन बल्ब्स को हमने क्या किया, पहले सीरीज में कनेक्ट कर दिया आपस में, और फिर मेन सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, है ना? समझ में आई कैसे कनेक्ट किया हमने? Yes, sir. हाँ। तो हमें पता लगाना है कि कितना पावर आउटपुट देंगे ये बल्ब।
Find the power output obtained from these bulbs. Find the power output obtained from these bulbs. तो लगा सकते हैं बच्चों। देखो क्या होगा, क्या अच्छा एक बात बताओ, इनका रेजिस्टेंस कितना का रेशो क्या क्या होगा? What will be the ratio of their resistances? 1:1. 1:1 ratio of resistance होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. 1:1 will be the ratio of their resistances, है ना? अब अगर 1:1 रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस हुआ तो जो भी वोल्ट में इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस लगाऊंगा वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, है ना? तो मेंस का अगर 220 वोल्ट था तो इन दोनों Sir, के screen अक्रॉस, share. एक मिनट, मेंस का वोल्टेज अगर 220 वोल्ट था तो इन दोनों के अक्रॉस 110 सर नहीं हुआ। 110 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों? Yes, sir. मेंस का वोल्टेज अगर 220 था तो इन दोनों के अक्रॉस 110 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा, है ना? और 110 वोल्ट का ड्रॉप इनके अक्रॉस आएगा तो क्या सर दोनों का पावर आउटपुट 1/4 हो जाएगा क्या? सर स्क्रीन शेयरिंग नहीं एक मिनट चालू रुको। हुआ। अरे हो जाएगा यार, तुम क्यों चिंता करते हो? अभी स्क्रीन पे मैं कुछ लिख रहा हूँ क्या? ओके, तो क्या है, मैंने इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके 220 वोल्ट के अक्रॉस लगा दिया। अब 220 वोल्ट जो है ना वो क्या है, वो इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का सम है। दोनों के अक्रॉस मिला करके 220 वोल्ट लगा रखा है। दोनों के अक्रॉस मिला करके मैंने 220 वोल्ट लगा रखा है ना। दोनों के अक्रॉस मिला करके आपने 220 वोल्ट लगाया, मतलब ऐसा हो गया। कैसा हो गया? ओके, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में और फिर उसके बाद इनके अक्रॉस हमने 220 वोल्ट का मेन सप्लाई कनेक्ट कर दिया। अब दोनों के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा वो 110 वोल्ट का आएगा कि नहीं? अच्छा, जो इनका रेजिस्टेंस यहाँ था, रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, रेजिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। हमें पता है कि 40 वॉट रेटेड पावर है, इसका मतलब क्या है, 220 का स्क्वायर बाई आर की वैल्यू 40 आती है। अब 220 की जगह 110 वोल्ट हो गया है तो 110 का होल स्क्वायर बाई आर की वैल्यू कुछ पी आएगी। इन दोनों का रेशो ले लो आप, तो क्या पी की वैल्यू 10 वॉट रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. इंडिविजुअली जो पावर आउटपुट इनका रह जाएगा वो 10 वॉट का रह जाएगा। क्यों बच्चों? Yes, sir. Each bulb will now give a power output of 10 watt. Each bulb will give a power output of 10 watt. 10 वॉट का ही पावर आउटपुट ये दे। इज दिस क्लियर?
सर दोनों का रेजिस्टेंस 1:1 तब होगा ना जब दोनों का वोल्टेज भी सेम हो। बेटे रेटेड पावर जो दिया जाता है वो तो मैंने बताया था ना, रेटेड पावर तो 220 वोल्ट मान के ही दिया जाता है। अगर जैसे हमसे बोला है कि एक बल्ब का पावर, रेटेड पावर 40 वॉट का बल्ब है ना। जैसे तुम बाजार से 40 वॉट के बल्ब खरीद के लाए, 2 बल्ब खरीद के लाए 40 वॉट के, तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस बराबर नहीं होगा? हाँ सर। दोनों का रेजिस्टेंस बराबर ही होगा ना। जो जो कंपनी वो बल्ब बेच रही है वो ये मान के चल रही है कि तुम उसको दोनों को 220 में जाकर के लगाओगे, 220 वोल्ट पोटेंशियल पे जा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम रखोगे, 220 वोल्ट 220 वोल्ट दोनों के अक्रॉस रखोगे, तभी तो उसका उतना रेटेड पावर आया है। ये सर बात मतलब समझ फिर में आती है? सीरीज और पैरेलल में रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? सीरीज और पैरेलल रखने से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो ऑफ कोर्स पड़ेगा ना। अरे यार, अब तुम उनकी बात नहीं मानोगे कंपनी वालों के और अपनी मर्जी चलाओगे, तब तो वो कोई गारंटी नहीं है ना कि 40 वॉट ही आउटपुट आएगा। हाँ सर। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। भाई क्या है, उन्होंने कहा है भाई इसका रेटेड पावर 40 वॉट है, मतलब वो मान के चल रहे हैं कि जो सरकार ने सॉकेट बनाया हुआ है घरों में, उसी उसी में तुम बल्ब को लगाओगे तो 40 वॉट का आउटपुट देगा, है ना। अभी तुम उसी बल्ब को जाकर मत यानी कि 220 वोल्ट का लगाओगे तो 40 वॉट का आउटपुट देगा, है ना। अभी अगर तुमने 220 के अक्रॉस नहीं लगाया, कोई और वोल्ट लगा दिया, तो फिर उनकी गारंटी थोड़ी है कि वो 40 देगा। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। है ना। लेकिन अब जैसे मानो कि क्या है, तुमने 2 40 वॉट के बल्ब खरीदे, है ना, और तुमने दोनों को क्या है, जैसे मैंने इधर सॉल्यूशन में कनेक्ट करके बताया, ऐसे मान लो तुमने 2 40 वॉट के, 1 मिनट रुक जाना, 2 40 वॉट के तुमने बल्ब खरीदे और तुमने क्या किया, ऐसे कनेक्ट कर दिया जैसा अपन ने बताया। तुम्हारे पास क्या था, कमरे में, तो मान लो तुम हॉस्टल में गए पढ़ने, ठीक है, तुम आईआईटी करने, इंजीनियरिंग करने किसी गए, वहां पर हॉस्टल में रह रहे हो। हॉस्टल में तुमने 2 बल्ब खरीद लाया, यार 2 बल्ब लगाऊंगा कमरे में, बढ़िया रोशनी हो जाएगी, मस्त पढ़ूंगा। लेकिन कमरे में देखते हो कि एक ही सॉकेट दिया हुआ है। अब तुमने दिमाग लगाया, तुमने क्या किया, यार ठीक है, मैं बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ और फिर जो उनका कॉमन पॉइंट आएगा उसको मैं ऐसा एक सॉकेट में लगा दूंगा, तो दोनों बल्ब जल जाएंगे मेरे। लेकिन हो गया क्या बेटे, दोनों 40 40 वॉट के बल्ब थे, 40 40 वॉट वो आउटपुट तब देते जब दोनों को तुम अलग अलग सॉकेट में लगाते, दोनों के अक्रॉस 220 की वोल्टेज आती, पोटेंशियल डिफरेंस आता, तो उनका 40 वॉट आता, है ना। अब तुमने क्या किया, उनको अलग वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। तुमने क्या किया, उनको अलग वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। तुमने तुमने अब उनको, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करके उन दोनों के अक्रॉस मिला के टोटल ड्रॉप तुमने 220 कर दिया, है ना। अब टोटल ड्रॉप तुमने 220 कर दिया तो एक के अक्रॉस तो 110 ही आ रहा है ना। एक बल्ब के अक्रॉस तो ड्रॉप आ रहा है 110 वोल्ट का, तो वो तो अब 40 वॉट नहीं देगा, वोल्टेज आधा रह गया, तो पावर आउटपुट 1/4 रह जाएगा, क्योंकि पावर आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर बाई आर होता है पावर आउटपुट। वोल्टेज आधा रह गया तो पावर आउटपुट तो 1/4 ही रह जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझा। ओके।
सर फिर वो वाले केस में मतलब एक ही बल्ब जलेगा ना? नहीं, दोनों बल्ब जलेंगे ना, दोनों बल्ब जलेंगे, दोनों 10-10 वॉट की रोशनी देंगे। 40 वॉट की रोशनी देने के लिए बने हुए हैं, लेकिन रोशनी कितनी देंगे? दोनों 10-10 वॉट की ही रोशनी देंगे। ओके सर, समझे। सर ऐसा नहीं होगा कि और पहले वाला फुल पावर में चलेगा और दूसरा वाला थोड़ा कम डिम में जलेगा? नहीं भैया, ऐसे थोड़ी लड्डू थोड़ी बांट रहे हैं कि यार मान लो एक ही लड्डू बचा, तो जो लाइन में पहले खड़ा है उसको पूरा लड्डू मिल गया, दूसरे वाले तक मिला ही नहीं। सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो पूरे वायर में ही करंट फ्लो करेगा ना, समझ रहे हो? तो क्या होगा, दोनों दोनों जलेंगे, लेकिन दोनों अपनी अपनी कैपेसिटी का 1/4 ही जलेंगे। सर लेकिन अगर पैरेलल में लगा दिया तो दोनों सेम ही आउटपुट देंगे ना? हाँ, अगर दोनों को तुमने क्या किया, हाँ पैरेलल में लगा दिया और फिर उस सॉकेट में लगा दिया उनके कॉम्बिनेशन को, तो दोनों 40-40 दे देंगे। अगर तुमने, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, अगर तुमने क्या किया, उनको पैरेलल में लगा दिया, मतलब इस तरह से कनेक्ट कर दिया। कैसे? तुमने कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिया। तुमने क्या किया, तुमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। देखो किस तरीके से इनको पैरेलल में लगा दिया, और फिर मेन सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। तो अब दोनों के अक्रॉस 220 आ जाएगा। तो इस केस में दोनों 40-40 वॉट की आउटपुट दे दे। ये लॉजिक समझ में आया भाई सबको? लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ था दीज बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड अक्रॉस द मेन सप्लाई। तो उस हिसाब से डायग्राम ऐसा बनता। सर फाइनल आंसर 20 वॉट है। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटे? फाइनल आंसर 20 वॉट है। Final answer 10 watt. Each power output of each bulb will be 10 watt. Power output of each bulb will be 10 watt. समझ में आती है बात? यस सर। ओके, और देख सकते हो तुम, जैसे मान लो हमें कहा जाए कि एक बल्ब है 40 वॉट पावर का और दूसरा बल्ब है 80 वॉट का। देखो जब क्वेश्चन में लिखा जाता है एक बल्ब 40 वॉट का, एक बल्ब 80 वॉट का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या बोल रहे हैं, रेटेड पावर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रेटेड पावर की। स्टैंडर्ड मेन सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो 220 वोल्ट का देता है। ठीक है, अब क्या है, हमने क्या किया, दीज बल्ब्स आर connected in series and then their combination is connected across main supply। तो हमें पता करना है पावर आउटपुट ऑफ ईच बल्ब। फाइंड द पावर आउटपुट ऑफ ईच बल्ब।
Find the power output of each bulb. कर सकते हैं। देखो इन बल्ब्स के रेजिस्टेंसेस का क्या रेशो होगा ये बताओ बच्चों। 2:1। 2:1। 2:1, बिल्कुल सही बात है। इनके रेजिस्टेंसेस का रेशो होगा 2:1, है ना। अब अगर रेजिस्टेंसेस का रेशो 2:1 है, मैंने 40 वॉट और 80 वॉट के बल्ब को पहले सीरीज में कनेक्ट कर दिया। इसका रेजिस्टेंस 2R बोल रहा हूँ, इसका रेजिस्टेंस R बोल रहा हूँ, और ये 220 वोल्ट मैंने कनेक्ट कर दिया इसके अक्रॉस। अब क्या होगा, कि जो भी ये 220 वोल्ट का ड्रॉप होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 2:2 रेजिस्टेंस के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो इस जो 40 वॉट का बल्ब है इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगा 2/3 ऑफ 220, और ये जो 80 वॉट का बल्ब है इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगा 1/3 ऑफ 220। ये 2/3 कैसे लाया, 2R अपॉन 2R प्लस R। ये 1/3 कैसे आया, R अपॉन 2R प्लस R। ये बात समझ में आती है। यस तो देखो ये 40 वॉट आउटपुट कब देता, जब 220 वोल्ट पावर होती तो 40 वॉट देता। अब 220 का 2/3 ही रह गया है, तो अब क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो पावर आउटपुट होगा वो इसका स्क्वायर यानी 4/9 ऑफ 40 वॉट ही रह जाएगा, यानी 160/9 वॉट रह जाएगा। और इसकी बात करोगे तो ये 1/3 वोल्टेज रह गया है, तो पावर आउटपुट 1/9 ऑफ 80 वॉट ही रह जाएगा। ये रह जाएगा 1/9 ऑफ 80 वॉट, ये इसका रह जाएगा 1/9 ऑफ 160 वॉट। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों। यस सर। ओके ओके, तो ठीक है बच्चों, बाकी फिर अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। सर 40 वाला R/2 रहेगा ना। क्या बेटे, नहीं नहीं, 40 वाला का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, अच्छा हाँ सर समझा। है ना। हाँ वोल्टेज सेम मान करके रेजिस्टेंस का रेशो निकालते हैं, यस यस सर समझा। ठीक है। रेटेड पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्यों, समझ में आई बात बच्चों। यस सर। यस सर। तो ठीक है भाई, बाकी जो है वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। अभी के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं ना। सर अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बढ़ा है कि थोड़ा ही बाकी है। नहीं, थोड़ा ही बाकी है भाई। अब अपना बस दो ही सेक्शन बाकी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और इंस्ट्रूमेंट्स, बस दो सेक्शन बाकी है।
तो इस हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। ओके बच्चों, तो अगली क्लास में मिलते सर ये हैं। सर ये पावर वाला पहले टोटल करंट निकाल के I2 ऐसे कर सकते हैं। हाँ वैसा भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत बड़ा है ना यार। टोटल करंट पहले रेजिस्टेंस निकालोगे, फिर टोटल करंट निकालोगे, फिर I2R करके करोगे। उससे अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को समझो और उससे करो। प्रोपोर्शनैलिटी क्या है कि rated power is inversely proportional to resistances and power output is directly proportional to square of actual voltage which is coming across the bulb, है ना। तो क्या है, उससे फटाफट फटाफट हो जाता है। समझा सर। ठीक है बच्चों, तो तुमको मैं नोट्स बस भेज ही रहा हूँ, अच्छे से रिवाइज करो। और अब तुम लोग एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 भी करना चालू कर सकते हो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कर सकते हो तुम, है ना। ओके बच्चों, बाय। बाय सर, थैंक यू।